और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको एक अहम खबर देने जा रहे हैं। श्रीनगर से ये बड़ी खबर है, विशेष टाडा अदालत ने की है याचिका खारिज। श्रीनगर से बड़ी खबर, विशेष टाडा अदालत ने की है याचिका खारिज। 10 लीडर्स की जमानत याचिका खारिज। जेके लिबरेशन फ्रंट और हुर्रियत के हैं ये सभी 10 लीडर। यूएपीए के तहत हुई है गिरफ्तारी। प्रतिबंधित संगठनों को पुनर्जीवित करने की थी योजना। पाकिस्तानी आकाओं के निर्देश पर काम करने का आरोप। इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर के मुताबिक श्रीनगर से बड़ी खबर है, विशेष टाडा अदालत ने, श्रीनगर से खबर है, विशेष टाडा अदालत ने याचिका खारिज की है। 10 लीडरों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया टाडा अदालत ने। जेके लिबरेशन फ्रंट और हुर्रियत के हैं ये लीडर्स। यूएपीए के तहत हुई है इनकी गिरफ्तारी। प्रतिबंधित संगठनों को पुनर्जीवित करने की थी इनकी योजना और ये तमाम लोग पाकिस्तानी आकाओं के निर्देश पर काम कर रहे थे, ऐसा इन पर आरोप है। तो श्रीनगर से इस वक्त एक बड़ी खबर, विशेष टाडा अदालत ने की याचिका खारिज। 10 लीडरों की जमानत याचिका खारिज। जेके लिबरेशन फ्रंट और हुर्रियत के हैं ये तमाम लीडर। इन तमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज है और यूएपीए के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है। प्रतिबंधित संगठनों को पुनर्जीवित करने की थी इनकी योजना। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेंद्र सिंह सोढी। सोढी जी, ये कितनी बड़ी खबर माना जाए इसे? स्पेशल टाडा कोर्ट में इस केस की सुनवाई हो रही थी और आज स्पेशल टाडा कोर्ट ने इन 10 लोगों की जो बेल प्ली थी या बेल एप्लीकेशन थी उसे रिजेक्ट कर लिया है जी। अगर आपको याद होगा कुछ महीने पहले इन लोगों को, लगभग 10 लोगों को एक होटल, श्रीनगर के एक होटल से श्रीनगर पुलिस ने अरेस्ट किया था और इन पे ये इल्जाम था कि जो प्रतिबंधित संगठन है जिनमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, हुर्रियत, ये उन ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि अगर आपको याद होगा 2019 के बाद ये ऑर्गेनाइजेशंस टोटल डिफंक्ट हो चुकी है। इनके जो बड़े बड़े लीडर्स थे, सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट लीडर, वो या तो जेल में हैं या तो उन लोगों को, ये जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन थी, इनको रिवाइव करने की एक साजिश रची जा रही थी। ये सारे, इसमें कई उन हुर्रियत लीडर्स के फर्जंद भी हैं, कई इसमें जो फॉर्मर टेररिस्ट भी थे जो सरेंडर कर चुके थे या अरेस्ट होके अपना टेन्योर पूरा करके वो बाहर थे। उन लोगों ने एक मीटिंग की थी ईद मिलन के नाम पे, लेकिन इस मीटिंग का जो मकसद था वो इन आतंकी संगठन को या ये जो सेपरेटिस्ट संगठन है इनको रिवाइव करने का और कश्मीर में फिर से हालात खराब करने की साजिश को अंजाम देने का। तो इन पे यूएपी की अलग अलग सेक्शन के तहत इन पे केस दर्ज था। आज जब स्पेशल टाडा कोर्ट उस केस की सुनवाई कर रहा था, क्योंकि इन लोगों ने बेल एप्लीकेशन मूव की है, तो आज वो बेल एप्लीकेशन को स्पेशल टाडा कोर्ट श्रीनगर ने रिजेक्ट कर दिया है जी। तो ये इन्हें एक बड़ा झटका तो है ही, साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये जो इनके जिनके निर्देश पर या यहाँ कुछ कार्रवाई कर रहे थे या और अपने इस नेटवर्क को बड़ा या फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उनके इन आकाओं को भी ये बड़ा झटका है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर एक ये भी है कि क्या इनके पास कोई दूसरा रास्ता है? आप कहीं और अपना ये पिटीशन दायर कर सकते हैं? देखिए, भारत के जो कानून है उसमें रास्ते तो बहुत हैं, इन लोगों के पास रास्ते होंगे, लीगली इनके वकील आगे डिसाइड करेंगे। लेकिन आपने पहले जो बात कही बिल्कुल सही कही कि ये सिर्फ इन लोगों के लिए झटका नहीं है, लेकिन इनके जो आका थे सरहद के पार पाकिस्तान में बैठे हुए, जिनके इशारों पे ये लोग नाच रहे थे, जिनके इशारों पे ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो आतंकी संगठन है उसे रिवाइव करने की जो साजिश रच रहे थे, उस साजिश को और उस साजिश को रचने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। क्योंकि देखिए, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो ये समझ चुके हैं कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों को एक कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल करता है और जम्मू कश्मीर के लोग अब कत्लो गारत और आतंकवाद से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन ये लोग एक साजिश रच रहे थे और उस दिन भी जब इन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया था तो जम्मू कश्मीर के इवन कश्मीर के लोगों ने इस चीज का वेलकम किया था। वो नहीं चाहते कि दोबारा कश्मीर फिर से उस माहौल को विटनेस करना पड़े जहां पर आए दिन हड़तालें हुआ करती थी, आए दिन पत्थरबाजी होती थी, आए दिन कत्लो गारत होता था, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, बच्चों की एजुकेशन जो है उस पे असर पड़ रहा था। तो लोग इस चीज को वेलकम कर रहे हैं वहां पर।
और आज जो इनको सेटबैक मिला है ये फिर कानून व्यवस्था जो है वो ये दर्शाती है कि हालांकि इन लोगों को और मौका मिलेगा फिर से जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट अपील करने का, लेकिन कानून इन लोगों के लिए सख्त है जो कि किसी भी तरह से इन लोगों को कोई रियायत नहीं मिलेगी कि फिर से कश्मीर के जो हालात हैं उन्हें खराब किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त जो खबर है उसके मुताबिक, श्रीनगर से बड़ी खबर है, खबर के मुताबिक विशेष टाडा अदालत ने याचिका खारिज कर दी है। 10 लीडरों की जमानत याचिका को खारिज किया गया है। ये जेके लिबरेशन फ्रंट और हुर्रियत के हैं ये लीडर। यूएपीए के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है और ये प्रतिबंधित संगठनों को पुनर्जीवित करने की योजना बना रहे थे जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तानी आकाओं के निर्देश पर काम करने का इन पर आरोप है। जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप की 3 बजे बैठक होगी। यह बैठक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर होगी। मीटिंग के ताल्लुक से बात करते हुए कविंदर गुप्ता ने कहा कि आज की मीटिंग काफी महत्वपूर्ण है और जम्मू कश्मीर की मौजूदा परिस्थितियों और पॉलिटिकल प्रोसेस को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा अच्छी स्थिति में है। जम्मू कश्मीर में अमन शांति लौट आई है। जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों और चुनाव को लेकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की होने वाली है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी। सर, ये जो मीटिंग है कितनी महत्वपूर्ण है और किस तरह का एजेंडा है? मीटिंगें जो भी होती हैं महत्वपूर्ण ही होती हैं, किन्हीं विषयों को लेकर के उसमें बात की जाती है। तो स्वाभाविक बात है कि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से अमन चैन शांति अभी आई है, अब आगे का जो प्रोसेस है वो भी जारी करना है। उस कारण से समय समय पर हमारे जो लीडरशिप है वो हमें बुलाती है, तो उसी संदर्भ में ये बैठक की जा रही है। किस तरीके से हम देख रहे हैं कि जम्मू में विशेष तौर पर, कश्मीर में भी विशेष तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो काफी जोर लगा रही हैं। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जो लीडर्स हैं वो भी काफी शामिल हो रहे हैं। तो चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारी आप लोगों की है? क्योंकि जो अभी देखें हालात देखें तो जम्मू कश्मीर के हालात में बहुत बेहतरी आई है। भारतीय जनता पार्टी पहले से भी ज़्यादा अच्छे मार्जिन से जीतेगी और हमें विश्वास है कि हम अपनी कारकर्दगी पर जो हमारी केंद्र सरकार द्वारा अच्छे किए गए काम हैं उसमें हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। अभी देखें तो जिस तरीके से जो पंचायत के चुनाव होने हैं, फिर नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, खबर आ रही है कि 2024 के बाद हो सकते हैं इस तरह के चुनाव। तो क्या इससे कोई आपको नहीं लगता कि एक मैसेज जो है वो अलग तरह का जा रहा है? ये ऐसा नहीं, अभी जो चीज़ अभी तय नहीं है उसके बारे में इस प्रकार से करना, प्रोसेस जारी है। अभी जो लिस्टें जारी करना, उसके बाद नए वोटर्स बनना, ये सब चीज़ें हुई हैं। तो जब भी इलेक्शन कमीशन या स्टेट इलेक्शन कमीशन इस पर अपनी राय देगा, नोटिफिकेशन जारी करेगा, सभी पार्टियां इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि हम क्योंकि आपकी जानकारी के लिए पूरे देश में 13 बार इलेक्शन हो गए असेंबली के और लोकल बॉडीज़ के, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में 4 या 5 बार इलेक्शन हुए। तो हमने पॉलिटिकल प्रोसेस जो बनाया है 73rd 74th अमेंडमेंट्स को लोकल बॉडीज़ में और पंचायतों में लाया है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने पहली बार जिला परिषद क्या होती है उसको जाना है। तो हम तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उसको वहां पर लागू किया है। 2024 का चुनाव के लिए देश भर में पार्टी जो है वो तैयारियां तेज कर रही है। रफ्तार जो है वो चुनावी मुहिम की वो तेज हो रही है। जम्मू कश्मीर में अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीटें हैं। किस तरीके से ये सीटें बढ़ाने की जो है प्लान है कि रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, स्वाभाविक बात है कि डिलिमिटेशन भी हुई है, कुछ सीटों में बदलाव भी आया है। तो भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर लड़ेगी और बेहतर स्थिति में, क्योंकि हमने लोगों को उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको स्तर ऊंचा किया है। भारत सरकार की जो भी स्कीम्स हैं लोगों के लिए है। एक आयुष्मान योजना पूरे ये जम्मू कश्मीर में हर एक व्यक्ति उसमें कवर होता है। इसके अलावा जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है जम्मू कश्मीर में, 2 एम्स बन रहे हैं, रिंग रोड्स बन रही हैं, एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, IIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, 7 नए मेडिकल कॉलेजेस बने हैं।
तो रेल पहुंच रही है कश्मीर में, और बहुत से जम्मू कश्मीर में भी जो लोगों के सपने हुआ करते थे, तभी रिवर फ्रंट का, कोई गंडोला, इस प्रकार से बहुत सी चीजें हैं जो वहां पर डेवलपमेंट है और नजर आ रही है डेवलपमेंट लोगों को। बीजेपी कितनी आश्वस्त है कि जब वो चुनाव में जाएगी तो पूरे तौर से न सिर्फ मजबूत होगी, और दूसरी तरफ से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं लगातार के चुनाव में आइए, चुनाव में आइए। देखिए, बीजेपी का डर उन्हें कहीं ना कहीं सता रहा है, तभी उनका गठबंधन बना है आपस में। इससे पहले वो लोग सरकारों में रहे हैं, अलग अलग लड़ते थे। आज ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी का डर उनको कहीं ना कहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आज की बैठक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और देखा जाए तो किस तरीके से जम्मू कश्मीर की जो परिस्थितियां बेहतर हुई हैं और आगे का पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होगा उसको लेकर के कोई बड़ी घोषणा की उम्मीद तमाम लोग कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जो आगे का प्रोसेस है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, उस पर कोई कितनी बड़ी घोषणा होती है वो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से हमारे रिपोर्टर विनीत। विनीत, ये मैं जानना चाहूंगा कि आज किस तरह की हलचल वहां है मीटिंग को लेकर, और क्या जम्मू बीजेपी से जम्मू कश्मीर बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं, जो कोर ग्रुप लीडर हैं, वो तमाम के तमाम लोग पहुंच चुके हैं? आज ये निश्चित तौर पर विशाल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। आपसे थोड़ी देर पहले हमारी मुलाकात जो है वो रविंद्र रैना से हुई थी, जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष हैं। उनसे हमने मुलाकात की थी। हालांकि जब दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और उसको लेकर के जो श्रद्धांजलि समारोह जो है, पुष्पांजलि समारोह जो आयोजित किया गया था, उसमें उन्होंने शिरकत किया था। और उसके बाद से लगातार वो पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में ही और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जब उनकी मुलाकात होगी 3 बजे, बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री के आवास में कृष्णा मेनन मार्ग पर उनकी मुलाकात होगी, तो तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। निश्चित तौर पर जिस तरह से केंद्र की योजनाएं बेहतर तरीके से वहां पर लागू हो रही हैं और उसका क्या राजनीतिक इंपैक्ट पड़ रहा है, इसको लेकर के भी चर्चा होगी। हालांकि जब हमने रविंद्र रैना से बात करने की कोशिश की तब उन्होंने हमसे अभी बात नहीं किया, लेकिन जिस तरह से स्थिति जम्मू कश्मीर की बनी हुई है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार विपक्षी पार्टियां भी जो है वहां पर चुनाव करवाने की मांग कर रही हैं, और जैसा कि हमने लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बात की है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो चुनाव को लेकर के हमेशा तैयार है, लेकिन चुनाव कब होगा इसका फैसला जो है वो चुनाव आयोग को करना है। तो जो अपनी तैयारी बीजेपी जो है वो सुनिश्चित कर लेना चाहती है, चाहे वो प्रदेश में केंद्र सरकार की मदद से जो विकास के कार्य हो उसको लेकर के, या फिर अगर हम पार्टी की ओर से जिस तरह से हम देखें पार्टी की जो विभिन्न योजनाएं हैं उन्हें लागू कर के तो जो बीजेपी जो है वो अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर लेना चाहती है। और इसी कड़ी में आज की जो बैठक है उसको हम देख सकते हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर बीजेपी के जब नेताओं की मुलाकात होगी तो निश्चित तौर पर वहां के फीडबैक जो है वो लिए जाएंगे, और साथ ही साथ जो वरिष्ठ नेता है उनके से जो निर्देश है वो भी उन्हें दिए जाएंगे कि आखिरकार किस लाइन पर और किस स्तर पर जो तैयारी है वो करनी चाहिए। और इसी को लेकर के यह बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जा रही है, और 3 बजे यह बताया जा रहा है कि जो बैठक है वो केंद्रीय गृह मंत्री के आवास 6 कृष्णा मेनन मार्ग पर आयोजित की जाएगी। जी जी। तो एक तो ये मीटिंग है और इसके ऊपरी बारे मतलब तो लोग समझ पा रहे हैं, कुछ कयास आराइयां भी की जा रही हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या बातचीत में कुछ कोर इशू पता चल पाया है? क्योंकि कोर ग्रुप की बैठक इसका मतलब है कि कुछ कोर इशू होगा। अब वो कोर इशू क्या है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि औपचारिक तौर पर किसी नेता ने इसको लेकर के चर्चा नहीं की, लेकिन हम सेंस ले सकते हैं कि जिस तरह से आगामी जो चुनाव है, चाहे कि अगर हम बात करें जो लोकसभा 2024 के जो चुनाव है उसको लेकर के चर्चा हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही साथ जिस तरह से विपक्षी पार्टियां जो है वो लगातार मांग कर रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव किया जाए, और उसके पहले बीजेपी जो है वो अपनी पूरी तैयारी जो है वो कर लेना चाहती है। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि जब चुनाव को लेकर के हम कभी भी बीजेपी के नेताओं से बात करते हैं तब उनका साफ तौर पे कहना रहता है कि वो बीजेपी जो है वो हमेशा चुनाव को लेकर के तैयार में है इसका, लेकिन चुनाव का फैसला कब होगा इसका फैसला जो है वो चुनाव आयोग को करना है। तो निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर के जो संभावित चुनाव है उसको लेकर के तो चर्चा होगी ही होगी, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के भी चर्चा होगी, और साथ ही साथ जिस तरह से विकास के कार्य जो है वो राज्य में किए गए हैं, प्रदेश में किए गए हैं, केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं
हैं उसको लेकर के भी निश्चित तौर पर चर्चा होगी। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेवा पखवाड़ा जो है वो चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर के 2 अक्टूबर तक में सेवा पखवाड़ा चल रहा है। इस दौरान में पार्टी ने अपने नेताओं को टास्क दिया है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसे जनता तक अधिक से अधिक पहुंचाया जाए, उनकी सेवा की जाए, विभिन्न कार्यक्रम में जो है वो आयोजित किया जाए। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के भी चर्चा पे हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2024 और आगामी जो विधानसभा संभावित चुनाव है उसको लेकर के चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया विनीत आपको तमाम जानकारी के लिए। उसके साथ ही यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी आई है, बरसात से भारी नुकसान हुआ है और इन सब को लेकर के बीजेपी अपना आंदोलन करेगी। हमीरपुर में जिला कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट रोहित शर्मा ने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से 51 लाख रुपए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दान देने के लिए आभार व्यक्त किया। मंडी से बड़ी खबर, 6 मील के पास चलती बाइक पर गिरे पत्थर गिरने से दंपति हुए घायल। दोनों घायलों को जोनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मंडी में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए नामांकित स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में आज से 6 दिवसीय दीक्षारंभ छात्र प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। पहले से ही कार्यक्रम का शुभारंभ नगर निगम मंडी के आयुक्त एच.एस. राणा ने द्वीप प्रज्वलित करके किया है। चंबा के राख धनाडा लिंक मार्ग पर सड़क हादसा, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि दोनों मृतक गांव थल्ली के रहने वाले हैं, जिनका शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बंदूक उठाकर लोगों को मरवाने वाले राजभवन के करीब एनसी नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने लगाया इल्जाम। कहा, उन लोगों को कौम से माफी मांगनी चाहिए। अमरीकी सदर को खुश करने के लिए दी कश्मीरी मेवा काश्तकारों की कुर्बानी। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बारे में फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 JKLH पर आप देख रहे हैं प्राइम नोन। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता में जागरूकता फैलाने के लिए मेयर जम्मू ने आज जम्मू में भ्रष्टाचार मुक्त अभियान शुरू किया। इस संबंध में मेयर ने जम्मू विश्वविद्यालय का दौरा किया और छात्रों प्रोफेसरों को भ्रष्टाचार के खतरे के खिलाफ जागरूक किया, ताकि इसे समाज से खत्म किया जा सके। न्यूज 18 से बात करते हुए मेयर जम्मू राजेंद्र शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि समाज में भ्रष्टाचार और जातिवाद बंद हो, और ये भी इसी दिशा में एक प्रयास है। जम्मू राजेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर एक मुहिम चलाई गई है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। इनसे जानेंगे, सर आज आप विभिन्न इलाकों में जा रहे हैं और जो भ्रष्टाचार है इस वक्त जम्मू में किस हद तक फैला हुआ है और उसको कंटेन करने की कितनी जरूरत है? देखें, एक हमने कैंपेन चलाया है, ईमानदार जम्मू शानदार जम्मू। हम सभी जानते हैं कि हमारी व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने की जरूरत है और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम जन चेतना कॉरपोरेशन के थ्रू अभियान चलाया हुआ है, जिसमें हम लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे व्यवस्थाओं का परिवर्तन के लिए हमें कुछ प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी और उन प्रतिज्ञाओं पे चलते हुए हमारे व्यवस्थाएं जो है उनमें परिवर्तन आ जाएगा। सबसे पहली ये है कि जो हमारा इलेक्शन का प्रोसेस है उसमें पैसे का प्रचलन ना हो, और अगर होता है उन लोगों को हम समर्थन ना दें। दूसरा, जातिवाद का जो समर्थन है वो हम ना करें। और तीसरा, मेरा जनप्रतिनिधि जानकार होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। इन 3 चीजों की प्रतिज्ञा ले रहे हैं हम जनमानस से और लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि आप हमारा सहयोग कीजिए
और हम मिलकर बदलाव लाएंगे। जम्मू विश्वविद्यालय में आने का क्या मकसद था और स्टूडेंट्स को ये चीज आप बता रहे हैं, इसके बाद आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी जाने वाले हैं और विभिन्न इलाकों में जाने वाले हैं, तो पूरे समाज को इकट्ठा करने की कोशिश है। देखिए, युवा पीढ़ी जो है वो हमारे प्रदेश में भी, हमारी यूटी में भी और देश में भी सबसे अधिक मात्रा में है, और युवा की सोच के साथ ही देश चलेगा और समाज चलेगा। तो इसलिए पहला पड़ाव हमने यूनिवर्सिटी में रखा। आज इनके पेपर भी हैं, लेकिन फिर भी ये यहाँ आए हुए हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और मेरे साथ में आज हमारे विश्वमूर्ति शास्त्री जी जो पद्मश्री हैं, साथ में रिटायर्ड जज सुरेश शर्मा जी, जैन साहब, माननीय पार्षद, ये भी यहाँ पर हैं। और ये एक हम जन सहयोग के रूप में इसको हम देख रहे हैं। डिफरेंट वार्ड्स में जाएंगे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे, सभी के पास जाके एक सहयोग मांगा जाएगा ताकि समाज में बदलाव। लगता है कि यूएलबी इलेक्शंस में करप्शन जो है वो पीक पे होती है। हर इलेक्शंस में होती है, हम सभी जानते हैं ये कि अब इसी प्रचलन को रोकने के लिए कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, और आज उसकी शुरुआत हुई है। और समय के साथ में जैसे जैसे जन जागरण बढ़ता जाएगा, आज लोग इसकी लिए सोच रहे हैं। और मोदी जी ने भी आह्वान किया है, 15 अगस्त को भी किया था कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये एक दीमक है। तो जब हमारे प्रधानमंत्री जी रेड फोर्ट से इसका आह्वान कर रहे हैं, तो हम सबका भी दायित्व है कि अपने अपने स्तर पर हम भी इस अभियान को आगे लें और समाज में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाएं। तो भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर इसलिए भी अहम है क्योंकि इनका कहना है कि अभी अर्बन लोकल बॉडी सिलेक्शन होने वाले हैं और जनता से आह्वान है कि इसमें जो है करप्शन को रोका जाए। और उन्होंने माना कि यूएलबी इलेक्शन या कोई भी इलेक्शन हो उसमें करप्शन पीक पे चली जाती है, तो उससे पहले एक जन जागरण अभियान पूरे जम्मू में अब चलाया गया है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। और इसके साथ ही प्राइम नोन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKRH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।